जय हिंद बच्चों अपने दिन को मंगलमय बनाने के लिए हम सबसे पहले श्लोक बोलेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो व्याकरण से है। व्याकरण के पाठ नंबर 11 से अव्यय। अव्यय क्या होते हैं बच्चों? अव्यय अविकारी का अर्थ है जिनमें परिवर्तन या विकार ना आए। संज्ञा या सर्वनाम, क्रिया तथा विशेषण शब्दों में लिंग, वचन, कारक तथा काल के कारण बदलाव आ जाता है, परंतु हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो सदा एक समान रहते हैं। उनका रूप लिंग, वचन, काल या कारक के प्रभाव से नहीं बदलता। उन्हें हम क्या कहते हैं? अव्यय या अविकारी शब्द। तो हम अव्यय के पहले कुछ भेद हैं वो हम देख लेते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो क्रिया विशेषण को हम सबसे पहले लेंगे, जो उसका पहला भेद है। हम क्रिया विशेषण को पहले लेंगे। क्रिया विशेषण क्या है? जिन शब्दों से क्रिया के स्थान, समय, रीति और परिमाण संबंधी विशेषता का पता चलता है उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए हम इसका उदाहरण देखेंगे। रचना तेज बोलती है। अब बच्चों इसमें क्रिया विशेषण पूछा गया है, तो क्रिया क्या होती है? बोलना, खाना, पीना, सोना, उठना, जागना, ये सब क्रिया होती हैं। अब हमें क्रिया की विशेषता बतानी है तो उसी को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इसमें जो बोलती शब्द है वो क्या है? क्रिया। और जो तेज शब्द लिया गया है वो क्या है? विशेषण, यानी कि वो क्रिया की विशेषता बताता है, तो जिसको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण से ही पता चल जा रहा है कि क्रिया की विशेषता बताना, तो उसको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। और नेक्स्ट जो इसका सेकंड वाला उदाहरण है वह अर्पित मधुर गाता है। अब इसमें गाता है क्रिया है, और कैसा गाता है? वो मधुर गाता है। तो इसमें मधुर गाता जो ब्लू लाइन में है, ब्लू वर्ड्स में है, वो क्या है? क्रिया विशेषण। तो क्रिया की विशेषता बता रहा है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो कैसा गाता है। पहले जब हमने विशेषण में पढ़ा था तब हमने संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता पढ़ी थी, लेकिन अभी हम क्रिया विशेषण पढ़ रहे हैं अव्यय शब्दों में, तो हमें यहाँ पर क्रिया की विशेषता जो पता चले जहाँ से, उसको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो क्रिया विशेषण को भी 4 भागों में बांटा गया है। पहला स्थानवाचक, दूसरा कालवाचक, तीसरा रीतिवाचक और चौथा परिमाणवाचक। क्रिया विशेषण को 4 भागों में इसलिए बांटा गया है कि आपको पता चल सके कि ये क्रिया का कौन सा रूप है, क्रिया विशेषण का कौन सा रूप है। तो सबसे पहले हम लेंगे स्थानवाचक। तो स्थानवाचक से आपको पता चल रहा है जगह। तो जो शब्द क्रिया के होने का स्थान बताते हैं, यहाँ पर हम क्रिया विशेषण की बात कर रहे हैं तो हम क्रिया से रिलेटेड ही बात कर रहे हैं। जो शब्द क्रिया के होने का स्थान बताते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इसका हम उदाहरण लेंगे। विशाल अंदर सो रहा है। अब आप पहले देखोगे इसमें कि हमें सबसे पहले क्रिया देखनी है कि इसमें क्रिया क्या है, वो क्या क्रिया कर रहा है? सो रहा है। तो सो रहा एक क्रिया है। अब हम स्थानवाचक में उसको ढूंढेंगे। स्थानवाचक क्रिया में हम ले रहे हैं, तो कहाँ सो रहा है? वो अंदर। तो जहाँ पर जगह का नाम पता चले तो वो क्या है? स्थानवाचक क्रिया। तो मतलब सो रहा है वो क्या है?
स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो अंदर शब्द क्या है, वो है क्रिया विशेषण। कौन सा, स्थानवाचक। और अब जैसे लिखा है यहाँ पर, गाय पेड़ के नीचे बैठी है। अब सबसे पहले हमें बैठी है क्या है, बैठी है क्रिया है। अब वो कहाँ बैठी है, कहाँ बैठी है, नीचे बैठी है। किसके नीचे बैठी है, पेड़ के नीचे। तो जो नीचे शब्द है वो क्रिया की विशेषता बता रहा है कि कहाँ बैठी है, नीचे। तो ये क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब हम नेक्स्ट आएंगे कालवाचक क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण का दूसरा जो भेद है वो है कालवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया के होने का समय बताते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। पहले हमने स्थान के बारे में बात की थी क्रिया विशेषण में। अब हमने काल का अर्थ यहाँ पर क्या है, समय अर्थात टाइम। जो शब्द क्रिया के होने, यहाँ क्रिया की ही बात चल रही है, अभी भी मैं बोल रही हूँ कि यहाँ क्रिया की ही बात चल रही है, क्रिया की विशेषता, क्रिया के विशेषण के बारे में बात चल रही है। तो कालवाचक, जो शब्द क्रिया के होने का समय बताते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कल, परसों, सदा, हमेशा, अब। तो ये सारे शब्द क्या हैं, ये शब्द क्रिया विशेषण हैं। और किस क्रिया विशेषण का रूप है ये कालवाचक क्रिया विशेषण का रूप है। इसका हम उदाहरण देखेंगे। अब जैसे इसमें लिखा है नानी सुबह आएंगी। अब इसमें आएंगी शब्द क्या है, क्रिया है। आएंगी शब्द क्या है, क्रिया है। अब नानी कब आएंगी, सुबह। तो इसमें सुबह शब्द है वो है क्रिया विशेषण, जो कि क्रिया की विशेषता बता रहा है। और कौन सा क्रिया विशेषण है, वह है कालवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है सब्जी वाला अभी अभी गया है। अब इसमें पहले हम ढूंढेंगे गया है जो है वो है क्रिया, और अभी अभी यानी कि कब गया है। इसको देखने का सही तरीका, मापने का तरीका यही है कि कालवाचक हम कैसे पता करें, कब गया है, अभी अभी। नानी कब आएंगी, सुबह। तो सुबह शब्द और अभी अभी ये शब्द क्या है, ये क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। तो वो है क्रिया विशेषण का कालवाचक रूप। तो आपको कालवाचक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट चलते हैं। अब हम लेंगे रीतिवाचक। जो शब्द क्रिया के होने का ढंग या रीति अर्थात क्रिया कैसी हो रही है के बारे में जानकारी देते हैं। रीति यानी कि कैसा हो रहा है, कैसा काम हो रहा है, तो उसको हम रीतिवाचक क्रिया कहते हैं। तो इसको हम पहले समझने के लिए उसका उदाहरण देखते हैं। खरगोश तेज दौड़ता है। अब सबसे पहले हमें क्योंकि हम क्रिया विशेषण पढ़ रहे हैं तो हमको क्रिया ढूंढनी है। क्रिया क्या है इसमें, दौड़ता। जैसे मैंने बताया दौड़ना, खाना पीना, सोना, जागना, उठना, ये सब क्रिया होती हैं। क्रिया की विशेषता बतानी है हमें। तो दौड़ता है, कैसे दौड़ता है खरगोश, तेज दौड़ता है। तो उसकी वो विशेषता बता रहा है क्रिया की। तो यहाँ पर हम तेज शब्द जो है वो क्रिया विशेषण है। और कौन सी क्रिया विशेषण है, वह है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है रिया ध्यान पूर्वक पढ़ती है। अब पढ़ती है शब्द क्या है, वो है क्रिया विशेषण। और कैसे पढ़ती है, ध्यान पूर्वक। रीतिवाचक में क्या है, रीतिवाचक में मैंने बताया था किसी कार्य को करने के ढंग को, मतलब कैसा। जहाँ कैसा है तो मतलब तेज दौड़ना, कैसे दौड़ता है, कैसे पढ़ती है, तो वो सब क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण में।
तो पहले हम संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता पता करते थे, लेकिन अभी हम यहाँ पढ़ रहे क्रिया की विशेषता, तो जिसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। और ये तेज और ध्यानपूर्वक शब्द क्या है, ये शब्द है रीतिवाचक, जिससे हमें क्रिया के कैसे होने का पता चल रहा है, यानी कि वो कैसे हो रही है, तो वो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और इसका नेक्स्ट जो है भेद वो है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक से आप समझ गए होंगे, आपने विशेषण वाले चैप्टर में भी पढ़ा होगा परिमाणवाचक। तो वो किसकी बताता था, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की, लेकिन यहाँ पर हमको क्रिया के शब्दों की विशेषता बतानी है। तो वैसे ही जो शब्द क्रिया की मात्रा अथवा नाप तौल के बारे में बताते हैं, उन्हें हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे काफ़ी, खूब, थोड़ा, बहुत, कम, अधिक आदि काफ़ी सारे शब्द होते हैं। तो क्रिया की मात्रा अथवा वो कितनी है, कैसी है, तो उसके बारे में पता करते हैं, तो परिमाणवाचक शब्द कहलाते हैं। तो हम इसका उदाहरण देख लेंगे। घड़े में पानी आधा भरा है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि क्रिया शब्द कौन सा है। तो क्रिया शब्द है भरा है। भरा है शब्द क्या है, क्रिया। अब इसमें कितना भरा है, आधा भरा है। परिमाण में क्या होता है, कितना, तो उसको हम फाइंड आउट कैसे करेंगे परिमाणवाचक को, कि कितना, जहाँ पर हम इमेजिन कर लेंगे कितना, क्रिया का कितना रूप, तो कितना, आधा भरा है। तो आधा शब्द क्या है, वो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और अब इसमें लिखा है सेकंड वाला जो इसका उदाहरण है वह है ज़्यादा खाना अच्छा नहीं होता। तो ज़्यादा खाना अच्छा नहीं होता, इसमें क्रिया शब्द कौन सा है, इसमें क्रिया शब्द है खाना। खाना मतलब खाते हैं हम उसको, तो खाना, खाने को खाते हैं, तो उसको हम कितना, ज़्यादा। खाना शब्द इसमें क्या है, क्रिया का काम कर रहा है, और कितना, ज़्यादा। तो ज़्यादा शब्द जो है खाना, उसकी उस क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो ज़्यादा क्या है, वह क्रिया विशेषण है। कौन सा क्रिया विशेषण है, वह है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो बच्चों आपको क्रिया विशेषण के रूप और भेद तो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अभी हमने अव्यय शब्द का, अव्यय के हमने सिर्फ एक पार्ट के बारे में ही बात की है, क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण के कौन कौन से रूप थे, स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक। लेकिन अब हम अव्यय के दूसरे भेद के बारे में बात करते हैं। तो जैसे आपने देखा अव्यय के 4 भेद थे, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण के बारे में हम बात कर चुके हैं, उनके भेदों के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे संबंध बोधक। अब हम बात करेंगे संबंध बोधक। तो ये संबंध बोधक क्या होता है, जो शब्द दो संज्ञा या सर्वनामों का संबंध आपस में जोड़ते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनामों का संबंध आपस में जोड़ते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, हम उसको संबंध बोधक कहते हैं। जैसे मेरे घर के पास एक बड़ा पार्क है। तो ये के पास जो काले रंग से लिखा हुआ है वो क्या है, संबंध बोधक। वो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का संबंध आपस में जोड़ रहा है। तो के पास, तो शब्द क्या है, वो संबंध बोधक। और दूसरा है गर्मी के मारे बुरा हाल है। तो इसमें के मारे, तो के मारे क्या है, वो भी जो है संज्ञा शब्द को जोड़ रहा है आपस में। तो उसको हम क्या कहेंगे, संबंध बोधक। संबंध बोधक के उदाहरण बहुत सारे हैं, जैसे से, नीचे, के पीछे, के आगे, से पहले, के बाद, के स्थान, के सामने, के कारण, के अनुकूल। जहाँ पर के या से शब्द लगते हैं तो वहाँ पर हम संबंध बोधक का प्रयोग करते हैं।
अब अव्यय के नेक्स्ट भेद का नाम समुच्चय बोधक, जो शब्द दो शब्दों और वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं। पहले संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को जोड़ने का कार्य हो रहा था, लेकिन अब समुच्चय बोधक में क्या हो रहा है, जो शब्द दो शब्दों या वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं। शब्द का अर्थ क्या होता है, वर्ड, और वाक्यांश का अर्थ क्या होता है, सेंटेंसेस। जो हम पूरे सेंटेंस बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं, तो उनको जोड़ने का काम जो शब्द करते हैं उसको हम समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे साक्षी और अंकिता पढ़ रही हैं, जो फर्स्ट इसका उदाहरण है, साक्षी और अंकिता पढ़ रही हैं, तो इसमें और शब्द क्या है, वो संज्ञा को मतलब दो शब्दों को जोड़ रहा है। तो साक्षी और अंकिता के बीच में और शब्द क्या है, वो है समुच्चय बोधक। सेकंड है, तुम्हें चाय पीनी है या कॉफी। तो इसमें एक सेंटेंस खत्म हो गया, उसके बाद या कॉफी के बाद में ये दूसरा शुरू हो गया। तो या शब्द क्या है, वह है समुच्चय बोधक। इसमें काफ़ी सारे और भी उदाहरण हैं, मगर, तथा, व, एवं, अथवा, अन्यथा, क्योंकि, कि, इसलिए, किंतु, परंतु, पर इत्यादि। तो ये शब्द आपकी पाठ्य पुस्तक में लिखे हुए हैं, आपको एक बार रीड करने हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा कि समुच्चय बोधक शब्द क्या होते हैं। अब हम नेक्स्ट भेद पर आते हैं। नेक्स्ट भेद को समझने के लिए विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक हम किसे कहते हैं, हर्ष, शोक, भय, आश्चर्य, घृणा आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्दों को विस्मयादि बोधक कहते हैं। इन शब्दों को हम क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक। जैसे अरे, आप लौट आए, तो अरे शब्द जहाँ ये ब्लू रंग से जो लिखा हुआ है उसके बाद एक्सक्लेमेशन लिखा है, तो वो क्या है, तो वो है, अरे शब्द क्या है, विस्मयादि बोधक। क्या बोलते हैं हम इसको, विस्मयादि बोधक। वह, उसके बाद ये चिन्ह लगा हुआ है, तो हम उसको बोलते हैं वह कितना सुंदर चित्र है। तो वह शब्द क्या है, वो है विस्मयादि बोधक। तो विस्मयादि बोधक वही होते हैं जैसे हर्ष, शोक, भय, आश्चर्य के कारण हमारे मुंह से जो शब्द ओ, आ, ऐसे शब्द जब हम हमारे मुंह से निकलते हैं, तो आ, धत, शाबाश, उफ, हाय, बाप रे बाप बोलते हैं ना हम। तो ये सारे शब्द क्या हैं, ये सारे शब्द जो होते हैं वो विस्मयादि बोधक शब्द कहलाए जाते हैं। तो इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि विस्मयादि बोधक शब्द क्या होते हैं। तो आपको ये चैप्टर अच्छे से रीड करना है और इसकी दी गई सभी एक्सरसाइज पूरी करनी है। धन्यवाद।